बाद नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू आप सुन रहे थे, जिसमें दो बड़ी बातें वाराणसी को लेकर उन्होंने कही। पहला ये कि 1.5 घंटे तक तकरीबन उन्हें इंतजार करना पड़ा जब नामांकन के लिए वो अंदर जा रहे थे कलेक्ट्रेट दफ्तर में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वाराणसी में भाषण देने के लिए चुनाव आयोग ने ठीक पहले मना कर दिया था, जिसके बाद मोदी भाषण नहीं दे पाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर खलबली मची हुई है उत्तर प्रदेश में, और इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस बीच हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल प्रभात झा जी आपसे ही है। सबका साथ सबका विकास ये नारा है बीजेपी का, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर सबका पर हमला भी होता है, ये स्थिति क्यों? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, फिर से जरा बताइए। सर, मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, सबका साथ सबका विकास नारा है बीजेपी का, लेकिन उसी सबका यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर मोदी हमला करते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों? अभी जो हमने नामांकन के बाद उनका इंटरव्यू सुना, उसमें भी वही स्थिति है उनकी। क्या राजनीतिक दलों में हम अपने विरोधियों की बात नहीं करेंगे? क्या हम उनके दल के लोग हैं? जब अलग अलग दल के लोग लड़ते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो अपनी बात कहने का तरीका होता है, और जब अपनी बात रखी जाती है तो दूसरों की बुराई भी की जाती है कि यह क्यों नहीं और यह क्यों, हम क्यों और वे क्यों नहीं। इसलिए इन सब बातों को रखने के लिए बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, ये बातें रखी जाती है। सबका साथ सबका विकास यह नारा आम जन के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। राजनीतिक दल आए तो बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम जन के बीच में यह बात जाती है। यह नारा गुजरात से चला है और भारतवर्ष के एक एक कोने में नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास नारे को लेके जा रहे हैं। चलिए, इसी वजह से विरोधियों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। प्रभात झा जी, हम सुधींद्र भदौरिया के पास चल सकते हैं। जी, आती हूं मैं आपके पास। सुधींद्र भदौरिया जी, इतनी खलबली क्यों मच गई बीएसपी में? मायावती तक को रैली करनी पड़ी और ये कहा गया नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, ऐसी स्थिति क्यों? देश के अंदर ये जो बाहर से गुजरात से आके तमाम दुनिया भर के वॉलंटियर्स और दुनिया का पैसा, अडानी से लेके मुकेश अंबानी का जो पैसा इन्होंने लगाया है और कार्यकर्ताओं को लेके आए हैं, ये अपना धनबल और का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं, इस धनबल के प्रदर्शन का उत्तर प्रदेश के लोग कड़ा जवाब देंगे और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी के बारे में जो उन्होंने गुजरात मॉडल रखा, उसके बारे में भी लोग उत्तर प्रदेश के जानते हैं, और इनके सहयोगी शिवसेना के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस तरह से मारते पीटते हैं मुंबई, पूना में, वो भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में बैठ के लोग देख रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम लोग उनसे ये जानना चाहेंगे, शिवसेना जैसे लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार को, और यहाँ पर बाहर से आके हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तो आप जनता की अदालत में जाइए, समर्थन तो दूर रहा, लोगों से बीएसपी के लिए समर्थन मांगिए। चुनाव में हराकर दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी का स्थान उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले राणा यशवंत आपसे ये सवाल है, अगर बीएसपी में खलबली नहीं है तो मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, देखिए, दो तीन तरीके से देखना। सुधींद्र जी से मेरा सवाल होना चाहिए था, लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। मोदी की रैली, वो रैली प्रायोजित थी या वो रैली संघ की थी, वो रैली बीजेपी की थी, यह मसला अलग हो जाता है। मोदी की एक रैली है जिसमें बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आते हैं, बीजेपी के झंडे लहराए जाते हैं, बीजेपी की टोपियां पहन करके उनके कार्यकर्ता सड़कों पर खड़ा होते हैं। समूचा देश देखता है, उस दिन देश में चुनाव हो रहे होते हैं 117 सीटों पर, और समूचा देश देखता है, उसका असर होता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी बड़ी पार्टियां हो, चाहे वो बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अचानक खलबली पैदा हो जाती है। आप एक पार्टी इलेक्शन कमीशन को चली जाती है, एक पार्टी का मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, एक पार्टी के लोग मालवीय जी की मूर्ति के पास जाकर के उसे धोने लगते हैं, उसको साफ करने लगते हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह की परेशानी जो होती है वो हताशा की निशानी है। जनता में आपका सही संकेत नहीं जाता, संदेश सही नहीं जाता है। अगर संकेत और संदेश आप सही देना चाहते हैं तो आपको वही रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिस रास्ते के जरिए आपका विरोधी चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी जो सुधींद्र जी कह रहे हैं, आप एक सिरे से खारिज करते हैं। गुजरात मॉडल को खारिज कीजिए,
जी। विकास का गुजरात मॉडल जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का अगुवा मुझे बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, मैं इस हिंदुस्तान को गुजरात बना दूंगा। आप उसको खारिज करते हैं। खारिज करने के लिए आपके पास दलीलें होनी चाहिए, आपके पास वाजिब तर्क होने चाहिए, लोग आपकी बातों पर भरोसा कर पाए, इस तरह की बात आपकी होनी चाहिए। सीधे सीधे खारिज कर देना बड़ा आसान होता है, इससे जनता कन्विंस नहीं होती है। आपके पास एक कन्विंसिंग अप्रोच होना चाहिए। सुधींद्र जी, मेरा सवाल ये आपसे था, क्योंकि सीधे खारिज कर देते हैं आप गुजरात मॉडल को। नरेंद्र मोदी के पास देखिए, छोटी सी बात, एक छोटा इंटरव्यू है के अंदर कुपोषण है, गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात के पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम जमीन दी जा रही है। गुजरात का विकास मॉडल ये है कि इस गुजरात तो के साहब अब इन तथ्यों को लेकर के आप जिस तरह मैं जो आदिवासी इलाके हैं गुजरात के आदिवासी इलाकों में जाके देखिए कितनी दुर्दशा है, वहां पर पीने का पानी भी नहीं उपलब्ध है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसीलिए ये जो छलावा है मोदी का, उसको उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग नकारेंगे। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं मोदी जी का जो मुखौटा है, असली में ये वैसा मुखौटा, उदार मुखौटा नहीं है। ये मुखौटा है अंदर से एक छुपा हुआ चेहरा जो इस देश के अंदर हिटलर शाही लाना चाहते हैं। ठीक है, मोदी का एक चेहरा है, उस चेहरे को लेकर के लगातार अलग अलग दल अलग तरह से हमला करते रहते हैं। आपने जो कहा कि आंकड़ों के आधार पर, तथ्य के आधार पर मोदी को काटने की जरूरत है, मैं ज्यादा ना बोलूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो कुछ सुधींद्र जी कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी, दरअसल सुधींद्र जी के पास जो है व्यर्थ के प्रलाप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुधींद्र जी ने ये कहा भी कि शिवसेना जो है वो उत्तर भारतीयों को मुंबई से मारकर भगाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उससे समझौता नहीं होना चाहिए। पहले तो ये है कि किसी उत्तर भारतीय को शिवसेना ने मार के भगाया हो, एक का भी पता भेज देंगे तो हम लोग का ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी बात, ये बात आपको कब पता लगी? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 1989 से है। बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी को जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी हत्याकांड करा देना चाहते थे, तो इसी शिवसेना की अलाई भारतीय जनता पार्टी गई और आपकी रक्षा करके ले आई और आपको सत्ता सौंपा। आपको कांग्रेस ने कब सत्ता सौंपा? एक बार आपने सिर्फ उससे समझौता किया था, वो भी सीताराम केसरी के आगे नहीं टिका। तो जिनसे आप आए दिन समझौता करते रहे हैं, जिनके समर्थन पर आपका विकास हुआ है, और अब आप कह दीजिए बात उत्तर भारतीयों वाली भी। तुम उत्तर प्रदेश से मुंबई में सबसे अधिक उत्तर भारतीय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद, प्रारंभ उत्पीड़न के बाद ही आए हैं। ये आंकड़े सिद्ध किए जा सकते हैं। और इसके बाद इसके दोषी जो है वो दूसरों पर दोष जब मढ़ते हैं तो ऐसा लगता है भाई उत्तर प्रदेश का अगर विकास बहुत जबरदस्त हो जाएगा तो हम सारे लोग, उत्तर भारत के लोग जिनकी अपनी जमीन है, वहां रहते हैं, अपने परिवार है, उनके साथ हम आर्थिक जो हमारी शक्ति होगी उसको भोगने में हमको आनंद ही होगा। किंतु हाँ, इन्होंने उनको बंजर बना दिया है। उत्तर प्रदेश के चमन को जो है इन्होंने पूरी तरह से उजाड़ दिया है, मुंबई में भी नहीं रहने दे रहे हो। सलमान सूद जी, सवाल सीधा सा ये है, कांग्रेस इतनी देर से नींद से क्यों जागी? कांग्रेस पार्टी को क्या ये पता नहीं था कि वडोदरा में भी जिस दिन नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे और उस दिन भी रैली में रेला देखा गया था, उस दिन भी 5 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव था और तैयारी वाराणसी को लेकर भी काफी पहले से की जा रही थी। इतनी देर से आप लोगों की नींद क्यों टूटी? नहीं, देखिए, इलेक्शन का सारा जिम्मा तो इलेक्शन कमीशन के पास है जी। ये एक बड़ा कैलकुलेटेड सा डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अडवाणी साहब ने खुद कहा है कि मोदी जी जो हैं बड़े कद के इवेंट मैनेजर हैं। अच्छी बात है, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, इनका प्रोडक्ट उतना अच्छा। आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए ना, अडवाणी जी का पक्ष ले लेंगे हम बीजेपी से। देखिए, अरे आप ये मत मुझे कहिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे आपके व्यूअर से क्या बात करनी चाहिए। आप मुझे बात करनी दीजिए, नहीं तो आप मेरे बदले बात कीजिए। जी सलमान भाई बोले, सलमान भाई बोले प्लीज। हाँ, तो ये गलत बात है ना, आप मुझे बात करने दीजिए। फिर आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप मुझे बताइए। आप मॉडरेटर हैं, यू आर नॉट द एडिटर ऑफ द शो, यू आर द मॉडरेटर। तो जो भी ये हुआ, इन्होंने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। सुबह सुबह से इनको पता था हम इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाएंगे और फिर इन्होंने एलसीडी डिस्प्लेज वगैरह उन जगहों पे लगाए जहां पर 117 कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन थे। अब देखिए लीगली क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, स्पिरिट जो है
मेरे ख्याल में उसको वायलेट किया गया। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा आप तकरीर मत कीजिए, ये सोचकर ही किया होगा कि भाई इन्होंने तो बड़ा शो कर दिया, इससे बाकी जगह पर असर होगा, इसलिए इनकी तकरीर बंद कर देंगे कम से कम। अब अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ करना है ना करना हो, लेकिन लोग जो घर पर बैठे हैं वो खुद ही फैसला कर सकते हैं कि हर किसी को पार्टी को ऐसा ही करना चाहिए कि हमको कोई कायदे कानून से चलना चाहिए। अब लोग जनता डिसाइड करेगी। जहां तक ये सवाल है कि भाई इनका जो अगर कोई डेवलपमेंट की बात है, जैसे बीएसपी के जो लीडर कह रहे थे या बाकी, देखिए लोगों को खुद सोचना चाहिए। वोट डालने से पहले पूरी तरह से पता करना चाहिए कि गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल क्या है। क्या यह बात सच है कि 1999 में 28 लाख बीपीएल फैमिलीज थी और आजकल 40 लाख से ज्यादा बीपीएल फैमिलीज गुजरात में हैं? ये सच है क्या? मोदी जी से पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, सब लोग पूछ सकते हैं, ये सच है क्या? सलमान सोच कि 1500 नौकरियों के लिए अगर आप सीधा जवाब दे 12 लाख 12.5 लाख। फिलहाल हम लोग हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रहे भाई। सवाल सीधा सा ये है, आप गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल उठाइए और उठाते रहिए, लेकिन गुजरात की जनता को समझा पाने में आप लोग नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? 1995 से लगातार बीजेपी की सरकार है वहां पर। जी मैं बताता हूं, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। बहुत आपने अच्छी बात की। देखिए जब भी अब ये वाला इलेक्शन है, इन्होंने क्या कहा है, 26 सीट में से 26 सीटें जीतेंगी। मोदी जी ने कहा है ना, आपको तो पता होगा, हम सब 26 जीतेंगे। अगर हमने कांग्रेस ने 13 से ज्यादा सीटें लाई तो आपके ओपिनियन पोल तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हो गया तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहेंगे गुजरात के मॉडल के बारे में? हाँ तो लेंगे ना, हम तो लेने के लिए तैयार हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। गुजरात में हमेशा आप देखेंगे कांग्रेस का जो वोट शेयर है 40-42% के करीब है। तो क्यों ये देखिए भाई साहब, देखिए जब आपने बात की मैंने बहुत तमीज से आपकी बात सुनी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जब मैं कह रहा हूं आप भी सुनिए, फिर अगर आपको कोई बात पसंद ना हो आप फिर इंटरप्ट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस अभी भी गुजरात में बहुत नहीं देखिए ना, ये अच्छी बात नहीं है। लोग जो है घर पे वो सुनना चाहते हैं डिस्कशन, ठीक है, ताकि वो अपना आइडिया वो। सलमान साहब अपनी बात रखिए, आपके पास 1-1.5 मिनट का वक्त है, रखिए प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल जो है, जिसको कहते हैं गुजरात मॉडल, जो ये बाकी देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर गुजरातियों को उतना पसंद है तो ये बताइए कि गुजरात में लगातार 41-42% कांग्रेस को क्यों वोट पड़ता है? क्यों ऐसा है कि जो एक बहुत बड़ी पोलिंग एजेंसी है CSDS, वो कहते हैं कि मोदी जी को सिर्फ 46% गुजराती प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, बाकी 54% क्यों नहीं बनाना चाहते? मुझे बताइए आप। ये तो पोल है, चलिए हम तो कहते हैं कि पोल यहां की ठीक नहीं चलती, लेकिन अगर वो ही माने तो क्यों है कि 46%, सिर्फ 46% गुजराती पीएम बनाना चाहते हैं मोदी जी को? क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप तो जर्नलिस्ट लोग हैं और बाकी पैनल पे हैं, बीजेपी वाले भी होंगे, बताइए जरा, जवाब दीजिए मुझे। सलमान भाई, क्या है कि लोकतंत्र में कुछ चीजें बड़ी साफ गोई से चलती हैं। मुझे लगता है कि आंकड़ों में जनता विश्वास नहीं करती है। मैं बतौर पत्रकार आपको बताना चाहता हूं कि अगर 1995 से लेकर 2014 तक वहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, कोई आदमी रसगुल्ला बेचता है, आप कहते हैं कि रसगुल्ला मत खाओ, ये खराब है, बीमार हो जाओगे, उसके रसगुल्ले की बिक्री लगातार होती जा रही है, तो दिक्कत आपके समझाने में है। अगर वो उसका रसगुल्ला बिक रहा है, अगर वो आदमी 1995 से लेकर आज तक सत्ता में है, तो कहीं न कहीं काउंटर स्ट्रैटेजी जो आपकी थी वो नाकाम रही है, आपकी रणनीति बेकार रही है। आप जो भी आंकड़े रखते हैं जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। ये 46% और 54% का जो आंकड़ा है, इससे मतलब नहीं होता। वहां सिर्फ मतलब ये है कि सत्ता में एक आदमी पिछले 15 साल से या 20 साल से है एक पार्टी, तो यह एक बड़ा फैक्टर है, इसको आप सीधे खारिज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि यह बात बनारस की रैली के बाद भी है। बनारस की रैली को लेकर के जिस तरह से हाय तौबा कांग्रेस ने मचाई है, उससे संकेत और संदेश दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता में सीधा और साफ नहीं जाता है, बल्कि आपकी परेशानियां दिखती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। चलिए सलमान जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। राजीव रंजन जी बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन राजीव जी सवाल आपसे ये भी है कि इतनी हाय तौबा जिस तरह से विपक्षी दलों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में कम से कम मची हुई है, आपको क्या नजर आता है क्या कि बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत बाकायदा नरेंद्र मोदी के नामांकन को प्लान किया? 9 तारीख को जब 5 राज्यों की 7 सीटों पर चुनाव होने रहते हैं तो वो वडोदरा में नामांकन करते हैं। 117 सीटों पर जिस दिन चुनाव होने रहते हैं उस दिन वो वाराणसी पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है क्या बीजेपी की आपको? बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सभाओं का आयोजन का क्रम निर्धारित है जी, वो पूरी तरह से अलग अलग चरणों में चुनाव को लेकर के तय किया गया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राणा यशवंत जी ने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आंकड़े
निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मॉडल के जरिए इस्तेमाल किए हैं। अगर उन आंकड़ों के अंदर के विसंगतियों और विरोधाभास को बढ़त दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मॉडल के जरिए इस्तेमाल किए हैं, अगर उन आंकड़ों के अंदर के विसंगतियों और विरोधाभास को उनके विरोधी दल के लोग अगर निकाल कर ला रहे हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश में 28 राज्य हैं, उसमें से एक छोटा सा राज्य गुजरात है। गुजरात में तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का। देश के कई राज्यों में इतने कार्यकाल तक शासन में रहने वाले कई मुख्यमंत्री हैं, सबके सब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हमारा सीधा मानना यह है कि गुजरात का मॉडल विकास के लिए आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी को नहीं भा रहा था। गुजरात के अंदर जो लोगों को बांट करके एक ध्रुवीकरण की रणनीति बनाने की जो योजना थी, उसको आरंभिक चरण में कामयाबी गुजरात में मिली है और इसकी वजह से उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी के जरिए। नहीं तो गुजरात के अलावे भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री काफी चर्चा में रहे हैं। एक पिछड़े राज्य को देश के विकसित राज्यों की पांत में खड़े होने की जो लड़ाई में कई पिछड़े राज्य हैं, उसमें उन्होंने उस राज्य को आगे लाने का काम किया है और उस राज्य में भी तीसरी पारी में आए हैं जो जिनकी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के जरिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि जिस तरीके से इस देश में बहुसंख्यक समुदाय को एक ध्रुवीकरण के रास्ते पर लाकर हम एक व्यापक गोलबंदी की योजना बना सके, क्योंकि इस देश के सेक्युलर मिजाज को बार बार पढ़ने की कोशिश करने के बाद भी इसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। राजीव भाई, नरेंद्र मोदी आपकी इस बात से सहमत नहीं है। वो तो कहते हैं कि अब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की मैं बात करता हूं, सबका साथ सबका विकास। में आपका 1 मिनट लूंगा चूंकि आपको मैंने ठीक से सुना है। देखिए राजीव भाई, सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी 3-4 बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो हिंदुस्तान के सामने अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि मैंने एक ऐसा गुजरात बनाया जहां हर गांव में 24 घंटे बिजली मिलती है। मैंने एक ऐसा गुजरात बनाया जहां 90% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। मैंने एक ऐसा गुजरात बनाया जहां छोटे छोटे मोहल्लों तक पक्की सड़क दौड़ती है। अगर यह आदमी दावे के साथ कहता है कि अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया होता तो क्या मैं इतने वर्षों तक वहां का मुख्यमंत्री रहता, वहां की जनता खारिज कर चुकी होती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आंकड़े हैं और मोदी को काटना है तो मोदी को मोदी के स्ट्रैटेजी से ही काटा जा सकता है। वो कोई दूसरा रास्ता नहीं इख्तियार किया सकता है। लोहा को लोहे से ही काट सकते हैं। मैं वही बात आपको कहना चाहता हूं। आप ये इस बात से सहमत होंगे राणा यशवंत जी कि नरेंद्र मोदी को विरासत में एक समृद्ध और विकसित गुजरात मिला है। उनके मुकाबले देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य को बिल्कुल फटेहाल राज्य से एक बेहतर राज्य बनाने का कारनामा भी दिखाया है इस देश में, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, नवीन पटनायक शामिल हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की सराहना हुई है। लेकिन हमारा यह कहना है कि गुजरात के मॉडल में क्या 10%, 12%, 13% मुसलमानों के लिए न लोकसभा की कोई सीट बनती थी, न विधानसभा की कोई सीट बनती थी। केवल इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर आप विचार नहीं करेंगे कि आप तुष्टीकरण नहीं करना चाहते, ये संदेश देना चाहते हैं। एक कौम जिसने वहां लगातार वहां के विकास में अपना योगदान दिया है, आप अगर इंक्लूजन की बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, तो ये बड़ा धब्बा नहीं है आपके ऊपर। मैं 2002 दंगों की बात नहीं करूंगा, मैं वहां के फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अधिकारियों के उत्पीड़न की बात नहीं करूंगा। मैं ये जरूर पूछूंगा कि इस देश में अगर गुजरात मॉडल के जरिए नरेंद्र मोदी सत्ता पर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें जरूर बताना चाहिए कि इस देश की जो कमजोर तबके के लोगों की जो आबादी है, जो अल्पसंख्यक तबके के लोगों की आबादी है, उनके अंदर भरोसा पैदा करने के लिए वो क्या करेंगे। आज भी बुर्का, आज भी कई ऐसी चीजें वो कहते रहे हैं जिसके जरिए उस समाज की भावनाएं आहत होती हैं। चलिए इसका जवाब ले लीजिए प्रभात झा जी। ग्रामोफोन के फंसे हुए रिकॉर्ड की बात हम नहीं कहेंगे जी, लेकिन नरेंद्र मोदी से देश जरूर जानना चाहेगा इस बात में तो सच्चाई है ना कि 2002 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, उसके बाद से लेकर आज तक एक भी विधानसभा के चुनावों में किसी भी मुसलमान व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। फिर किस आधार पर वो कहते हैं कि जब मैं वाराणसी जाऊंगा तो वहां के मुसलमान मुझसे प्यार करने लगेंगे? क्या टिकट को ही आधार माना जाएगा? टिकट जीत और हार से संबंधित होता है।
हम इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। हम किसी को खुश करने के लिए टिकट नहीं देते हैं। हम यह देखते हैं कि जनता का भला हो। क्या टिकट देने से भला हो जाएगा? अल्पसंख्यक अपना प्रतिनिधित्व तो चाहेगा ना, कम से कम विधानसभा के अंदर। क्या 14 साल में गुजरात में भला हो जाएगा? नहीं, सुनिए पूरी बात। क्या गुजरात में कोई बात अभी तक नहीं हुई है? कोई दंगा नहीं हुआ है? यह खुशी की बात नहीं है? नहीं, सवाल ये नहीं है बसपा दोबारा क्यों नहीं आई, सपा दोबारा क्यों नहीं आती है। ये खिसियाहट नहीं है तो और क्या है भदौरिया जी? हम तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को जनता का समर्थन लगातार क्यों मिल रहा है? आज गुजरात मॉडल पर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप विश्लेषण करते रहिए, उसके बाद भी गुजरात की जनता क्यों जिताती है? आप बसपा दोबारा क्यों नहीं आ पाते हैं उत्तर प्रदेश में? वो उत्तर प्रदेश मायावती बहन क्यों चिल्लाती है? मुजफ्फरनगर में हुआ उसी तरह का पूरा देश में, जैसे गुजरात और मुजफ्फरनगर पूरे देश को मोदी बनाएंगे। बनारस की जनता ने साबित कर दिया, बनारस की जनता ने कल साबित कर दिया कि किसके साथ कौन खड़ा है। लोगों को जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। और तमाम देश से पैसा देके कार्यकर्ताओं को लाया गया है। हम लोग जानते हैं वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे, अगल बगल के जिलों से और कहने में क्या लगता है? गुजरात देश की जनता जानती है, देश की मीडिया जानती है, पूरे देश ने देखा है। कल ही फैसला हो गया कि 16 मई को क्या होगा। देखिए 16 मई को मोदी साहब को पता चल जाएगा कि उनकी जमीन खिसक जाएगी पैरों के तले। लेकिन इस बात को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। सलमान भाई कुछ कहना चाहते हैं? सलमान से उसको जोड़ना चाहते, बताइए। देखिए, पहली बात जो शायद बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि दंगे नहीं होते गुजरात में, गलत बात है। जो अगर डेटा देखेंगे तो 2013 में 53 दंगे हुए, 53 राइट्स। ये ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। कोई डेटा नहीं, सब फर्जी डाटा मौसूल करते हैं आप। देखिए, देश की जनता जानती है कि 2002 के बाद अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ वहाँ पर। नहीं, कोई जनता नहीं। ये तो आप डाटा देते रहिए, हमें जनता का समर्थन मिलता रहेगा। दूंगा आपके शो पे, बिल्कुल ठीक है। सलमान भाई आप अपनी बात रखें, उसके बाद प्रभा जी सलमान जी को अपनी बात रखने दें, उसके बाद फिर आपकी बारी आती है। जी सलमान जी। देखिए, अगर लोगों को ये बताएं कि भाई ऑफिशियल डेटा कुछ नहीं है, फिर तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये लोगों को ऐसे झूठ बोलेंगे फिर हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होगा। इन्होंने देखिए, अगर आप मुझे 5,000 करोड़ रुपए दें, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स में बताया गया कि इनकी मीडिया कैंपेन के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च करें, वो कांग्रेस लोग नहीं कह रहे, कांग्रेस के लोग तो कहते हैं ज्यादा, लेकिन बीजेपी के सोर्सेज ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए मीडिया कैंपेन पे गए हैं। लेकिन कैंपेन पे तो एक बड़ी रकम कांग्रेस में खर्च करे सलमान साहब। सुनिए बात। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे 5,000 करोड़ रुपए दीजिए, मैं सलमान सोज लहर खड़ी करके दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको सही में ये देखना है कि गुजरात में इतने टर्म्स कैसे जीते नरेंद्र मोदी जी, आपको ये हिस्ट्री बहुत जरूरी है। सलमान साहब, एक बार हिंदुस्तान के आम आदमी के हैसियत में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 5,000 करोड़ में सलमान सोज लहर हिंदुस्तान में पैदा कर सकते हैं, तो क्या इतनी रकम सोनिया गांधी और गांधी परिवार या कांग्रेस के पास नहीं है अपनी लहर पैदा करने के लिए हिंदुस्तान में? अरे यार, कोई ऐसे इतनी रकम तो ओबामा ने अपने पूरे कैंपेन में 2012 में खर्च की, पूरे कैंपेन में। ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है, ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ जितना इतना पैसा खर्च हो रहा है। उसको भी छोड़िए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी सियासत, अपनी सत्ता इसलिए गंवा रहे हैं क्योंकि आपके पास उतने रुपए है ही नहीं। बड़ा हिसाब हो आपके पास तो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं इनको, ये नहीं, जैसे आपने देखिए, पहले आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कोई दंगा नहीं हुआ है, तो दंगे तो हुए हैं। ये तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं। ये शुरू से ऐसे नहीं, ये क्या आप नहीं कह सकते ऐसा जो ऑफिशियल डेटा है। सलमान साहब, ये सोर्स क्या है? आपके डेटा का स्रोत क्या? सोर्स गुजरात सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा है। अरे 50 देखिए, मैं आपको पूरे 2002 से 2013 का डेटा आपके इंडिया न्यूज में कल भेज दूंगा।
ठीक है, चलिए हमें उस बात का इंतजार भी रहेगा। सलमान सोज साहब, आप 2002 से लेकर अब तक का जो कम्युनल वायलेंस का डेटा है क्या, वो हमें भिजवाएंगे। कम्युनल राइट्स है क्या? प्रेम शुक्ला जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन जानने की कोशिश हम ये कहेंगे, कभी कभी जो सियासी सहयोग की दरकार होती है वो दूरियों को पाट देती है। तो अगर इतनी खलबली बची हुई है विपक्षों में, तो आखिर उन्होंने एक प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। लेकर विपक्षों ने अपनी आंखें तरे रखी हैं। इसी वजह से कई लोगों ने एक तरफ चुनाव आयोग से जाकर कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है, तो दूसरी तरफ मायावती बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की चुनौती देती हैं कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ जाते हैं नरेंद्र मोदी, जबकि सच्चाई ये भी है कि मायावती खुद लोकसभा चुनावों के दौरान मैदान में नहीं है। इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। मोदी को घेरने में सभी ने अपनी ताकत क्यों झोंक रखी है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राजीव रंजन जी, आपके पास में आ जाती हूं। सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा डर है सभी को, तो सहयोगी एक क्यों नहीं हो जाते हैं? सबने अलग अलग प्रत्याशी अपने क्यों खड़े किए हैं वाराणसी में? देखिए, वाराणसी के चुनाव को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने ये तय किया है कि चुनाव में हम अपने उम्मीदवार देंगे, जनता विकल्प के तौर पर जिस उम्मीदवार के इर्द गिर्द गोलबंद हो जाए। और जो परिस्थितियां देश के अंदर 3 बड़े जो गठजोड़ हैं, उन गठजोड़ों में देश के तमाम राजनीतिक दल आज बटे हुए हैं, तो ये एक व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चुनाव लड़ने को लेकर के पूरे हाय तौबा के बजाय हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, जो तनाई हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चुनाव लड़ने को लेकर के पूरे हाय तौबा के बजाय हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है। जो तरीके आजमाए गए हैं वाराणसी के जरिए इस देश में, चुनाव आयोग के निर्धारित जो आदर्श आचार संहिता का जिस तरह से खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है, संसाधनों का बेशर्म प्रदर्शन हुआ है, ये चिंता का विषय है जी। और चाय वाले कह करके जिस तरह से इस देश की जनता का भावनात्मक शोषण करने की कोशिश की गई है, इनकी रैलियों के कॉर्पोरेट प्रबंधन ने यह जरूर बता दिया है कि इस पूरी योजना में कॉर्पोरेट हाउसेस का दखल किस तरह से बढ़ा है, और जो इतना संसाधन लगाएंगे वो सत्ता में आने के बाद इस मॉडल से क्या क्या लेना चाहेंगे। ये देश की जनता के लिए कुछ बड़े सवाल हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, अभी प्रभाष झा जी ने वो बात अब बीत गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण में हम नहीं है। क्या 15% मुसलमानों में एक भी योग्य आदमी नहीं मिला? देखिए, ये राजनीतिक बेईमानी है और इसको पूरा देश समझ रहा है। रैलियों में प्रबंधन के जरिए लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, ये लहर न 1977 के लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लहर है, न ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की लहर है, न राजीव गांधी के 84 की सहानुभूति लहर है। पूरा देश इन तमाम जो चुनावों की बात मैंने किया, उसमें पूरा देश एक तरफ था। लेकिन वो लहर का वो तो सुनामी की बात कर रहे हैं। सर्वानुमति के जगह एक विभाजन की रेखा पूरे देश में खिल जी। सलमान सोज जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, दिख रहा है और ये इस देश की जो साझी बिहार में पता लग जाएगा। राजीव भाई, बिहार में पता लग जाएगा, चिंता नहीं करिए, बिहार में पता लग जाएगा क्या स्थिति होती है। मैं आपको केवल एक बात याद दिला देता हूं प्रभात झा जी, आपकी जड़ें बिहार में भी है। मैं आपको केवल याद दिला देता हूं, बिल्कुल यही रणनीति 1991 में आपकी थी, जब हमारी जड़ों पर ही आप फले फूले हैं। जनता दल युग कहां पर है, बिहार में अब पता लग जाएगा। जब भाजपा ने अपना हाथ खींच लिया है, भाजपा के कारण ही फले फूले गया। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर रौनक खत्म हो गई है। प्रभात झा दौरे में जा नहीं रहे हैं, दौरे में कोई बुला नहीं रहा है। स्थिति कितनी खराब है ये समय बता देगा आपको। 91 में आपके 40 उम्मीदवार बिहार में हार गए थे। मैं आपको कह रहा हूं, आप एक वरिष्ठ राजनेता हैं और मैं चिल्लम चिल्ली आपके साथ नहीं करना चाहता हूं। इतनी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार ने बराबर इस देश की अगुवाई की है और सांप्रदायिकता के खिलाफ इस लड़ाई की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बिहार में जनता दल यू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और क्षेत्रीय पार्टियां अपने इस बुरे दिन के दौर को आप समझने की कोशिश करिए, दोनों को बेदखल करेंगे। जी राजीव रंजन जी, आपकी बात हमने सुनी है। सलमान सोज को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी के पास में बहुत देर से नहीं गई हूं। बचाए रखने का संघर्ष है जी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जितने लोग इकट्ठा हुए थे, तमाम विपक्षी दल यही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल पैसे देकर उन लोगों को वाराणसी में लाया गया था और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो को हिट बनाया है। देखिए, दरअसल जब हताशा का के गर्त में कोई गिर पड़ता है तो इसी तरह चीखता चिल्लाता है।
और उस स्थिति में क्या होती है, उसके गले का जो स्वर है इतना तेज हो जाता है कि कान बंद हो जाता है। ये सुनते कुछ नहीं, सिर्फ चिल्लाते जा रहे हैं। और जुलाई 2013 से कुछ लोगों को जो है चिल्लाने की इतनी आदत पड़ गई है जो सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की रैली में सारे किराए के लोग थे, तो इलेक्शन कमीशन जिसने उनका परमिशन रद्द कर दिया बोलने तक का, आप कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को फेवर क्यों करेगा? वो उनके हिसाब ले लेगा खर्च का। आप इन सारी चीजों को लेकर जिस तरह के हताशा के स्वर बोल रहे हैं, आप 1989 में ये लहर थी, 91 में ये लहर थी, अरे ये लहर भी थी कि आपके 6 विधायक थे। आप मुंबई में चले आए थे भाजपा के सम्मेलन में शामिल होने, और आपने कहा कि भैया हमको मुख्यमंत्री बना दो। 2002 में आप जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित कर रहे थे कि वाह भाई आप तो आओ, दिल्ली आओ जी, दंगों के बाद आओ जी, और आज विकास की बात करो तो मत आओ जी। चलिए सलमान बोलना चाह रहे हैं, ये सब नीतियां नहीं है, ये आपकी जो है तात्कालिक अवसरवाद है, और उस अवसरवाद को पहचान लेता है, और इसलिए उसको आपको उस तरह का परिणाम देता है। लीजिए बताइए कौन से गंदे से बोला? आपको चुनौती देता हूँ अति विनम्रता वाले शब्दों में, कृपया आप बताएं कौन सा गंदगी कहा। मैं आप दोनों से, आप दोनों संपादकों से मेरी ये प्रार्थना है कि मैंने कौन से गंदे शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने गंदा शब्द प्रयोग किया है, या तो मुझे अलाउ करिए मैं भी गंदे शब्द प्रयोग करूं। नहीं प्रेम जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा या तो रेखांकित करिए, इनका तो गंदा पैदा की। राजीव जी का आशय में दूसरा प्रेम जी, मुझे लगता नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो असंवैधानिक हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत देर से सलमान सोल साहब कुछ करना चाहते हैं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सलमान सोल साहब, तो कृपया रेखांकित की जाए, मैं क्षमा प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। मैं अब गंदे शब्दों का प्रयोग करूंगा और जो है उससे इनका चेहरा काला पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। देखिए जिसे हम कहेंगे अपराधी जनादेश लेकर के आए थे। राजीव जी 1 मिनट के लिए राजीव जी 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। सलमान सोल साहब को सुन लेते हैं, वक्त बहुत कम बचा इस शो में। सलमान सोल साहब, देखिए बात ये कि सच्चाई की बात जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो गलत बोला। मैं दंगे की, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कल नहीं अभी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। जिन्होंने कहा कि कोई गला नहीं हुआ 2002 के बाद राज्यसभा। अरे प्लीज मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप क्यों? ये बड़ी बुरी आदत है आपकी। आप लोगों को सुनने दीजिए कि सच्चाई क्या है। राज्यसभा में होम मिनिस्टर का डेटा है डिफरेंट स्टेट से। गलत बोल रहे हैं, पूछ रहे क्या बोल रहे हैं, बता दीजिए। आप सीखने लगते हो, प्रॉब्लम है क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? आप स्टूडियो में डॉक्टर प्रेम शुक्ला साहब सुन लेते हैं। आप क्यों नहीं विपक्ष की बात सुनते ही सच्चाई, भ्रष्टाचारियों का रक्तचाप बढ़ जाता है। प्लीज क्यों आप ऐसे करते हैं? क्यों आपको इतनी बुरी आदत है? भ्रष्टाचारियों का रक्तचाप बढ़ जाना बड़ा सलमान साहब बोलिए। प्रेम शुक्ला साहब बस 1 मिनट उनको सुन लेते हैं। 2013 में गुजरात में 61 दंगे हुए, 7 लोग मरे। 2012 में 57 दंगे हुए, 5 लोग मरे। यह राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने बयान दिया, सिर्फ गुजरात का नहीं बाकी स्टेट्स का भी दिया है। तो ये पहली सच्चाई, जो इनका झूठ है, मैं उनको झूठ कह रहा हूं, इन्होंने झूठ बोला और मैं कह रहा हूं ये सच जो बात है ये गवर्नमेंट ने राज्यसभा में तो झूठ नहीं बोल सकती गवर्नमेंट। हाँ कम्युनल सलमान साहब, लेकिन चलते चलते तो वक्त बहुत कम बचा है। कम से कम ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर इतने दंगे गुजरात में हुए हैं और मोदी के शासन में हुए हैं, तो आपकी तरफ से यह एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था चुनाव के दौरान। अगर आप कहते हैं कि एक मुद्दा है गुजरात में दंगे होते हैं और जनता नहीं जानती है, तो इतने दिनों से जनता करना और जानना आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है, और ये इस पर आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं लोगों को सच बताना चाहता हूं, आपके चैनल पे सच बता रहा हूं। ये ऑफिशियल डेटा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जाइए आप टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर 25 की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस हर जगह लिखा है। मैं दूसरी बात आपको कहूं, वाराणसी में इन्होंने इसलिए अपना ये नॉमिनेशन किया ताकि इनको बिहार और यूपी में अलग जगह फायदा मिले। लेकिन उस बात में तो सच्चाई है सलमान सोल साहब, लेकिन जिन आंकड़ों के साथ आप सामने आए हैं, आपने कहा कि हमारे चैनल के जरिए कम से कम देश देखे, आप अपने बड़े नेताओं को भी ये आंकड़े पहुंचा दीजिए ताकि कम से कम रैलियों में नरेंद्र मोदी को इन आंकड़ों के जरिए घेरा जा सके। आज तक नरेंद्र मोदी ने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं उसने यही कहा है कि 2002 के बाद आज तक दंगे नहीं हुए गुजरात में। ये तो सीधे झूठ है।
चलिए उम्मीद हम करते हैं कि आगे ये भी मुद्दा सामने आएगा। फिलहाल वक्त की कमी है। प्रभात झा जी आपका, राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, सलमान सोद जी और राणा यशवंत आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस होती रहेगी, लेकिन देखना यही होगा कि इस तरह के हमलों का जवाब जनता किस रूप में देखती है, क्योंकि 16 मई को नतीजे आएंगे। बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही।